नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। 2024 के चुनावी महासमर में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने को लेकर विपक्षी एकता की कोशिशें जोर शोर के साथ शुरू हो चुकी हैं और इससे विपक्षी एकता के सूत्रधार बन रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। पिछले करीब 40 दिनों से नीतीश कुमार तमाम बीजेपी विरोधी दलों से मुलाकात कर उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर लाने की जुगत में लगे हैं। शुरुआती कोशिशों में नीतीश कुमार कुछ हद तक सफल होते भी दिख रहे हैं, लेकिन विपक्षी एकता के लिए चुनौतियों का अंबार है। देश के लोकतंत्र को बीजेपी से बचाने की दुहाई देकर कई विपक्षी पार्टियां नीतीश के सुर में सुर भी मिलाने लगे, लेकिन विपक्षी एकता की राह में रोड़े बहुत हैं। विरोधी दल एकजुट होने को तो तैयार हैं, लेकिन क्षेत्रीय दलों की भूमिका क्या होगी, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, इसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार विपक्षियों को एक साथ ला पाने में कामयाब होंगे। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की किलेबंदी। विपक्षी एकता की कवायद में जुटे नीतीश कुमार। अध्यादेश मिटाएगा कांग्रेस और आप के बीच की दूरी। कांग्रेस के समर्थन की उम्मीद में केजरीवाल मिला रहे नीतीश के सुर में सुर। बीजेपी विरोधियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की योजना। बस इतनी आरजू है आज मेरी, सियासत में तेरा हिस्सा भी हो भरपूर। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन की बाट जो रहे बिहार के मुख्यमंत्री बीजेपी विरोधी दलों को कुछ यही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले करीब 40 दिनों से नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। दुहाई देश का लोकतंत्र बचाने की दी जा रही है। माना जा रहा है कि कांग्रेस ने बीजेपी विरोधी दलों को एक छतरी के नीचे लाने का जिम्मा नीतीश कुमार को सौंपा है, जिसकी वजह से नीतीश कुमार विरोधी दलों के दिग्गज नेताओं से मेल मुलाकात के जरिए एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, केसीआर, शरद पवार और तमाम विरोधियों को एक धुरी पर लाने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ हद तक नीतीश कुमार इसमें सफल होते भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये तो विपक्षी एकता के अभी शुरुआती लक्षण हैं। आगे चुनौतियां तमाम हैं। जिस दिन हम सब लोग एकजुट हो जाएंगे, हम मिल करके लड़ेंगे, तब जान लीजिए आप अच्छी तरह से मुक्ति हो जाएगी। और अगर आप लोग ठीक से सोच करके चलिएगा, जो हम कह रहे हैं शुरू से, हम इंतजार करेंगे। अगर मेरा सुझाव को अगर मान लीजिएगा, कहीं 100 के नीचे जाएंगे, जान लीजिए। नीतीश के सामने असली अग्नि परीक्षा। नीतीश के सामने असली चुनौती उन पार्टियों को एक मंच पर लाने की है जो कांग्रेस से समान दूरी रखकर राजनीति करने में यकीन रखते हैं। ऐसे नेताओं में टीएमसी की ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और बीआरएस के नेता चंद्रशेखर राव गिने जाते हैं। हालांकि बीजेपी की ओर से दिल्ली में अध्यादेश लाने के बाद अरविंद केजरीवाल की सियासी जरूरत के हिसाब से सोच बदली है। अध्यादेश पर कांग्रेस के समर्थन को लेकर केजरीवाल भी अब नीतीश के सुर में सुर मिला रहे हैं। दरअसल जेडीयू और आरजेडी इस बात को मानती है कि विपक्षी एकता की बातें कांग्रेस के बगैर बेमानी है। कांग्रेस आज भी पूरे देश में अपनी पहचान और मौजूदगी रखता है, इसीलिए बीजेपी के विरोध की राजनीति को मजबूती देने के लिए कांग्रेस की मदद जरूरी है। बेशक नीतीश कुमार बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बेदखल करने के लिए बीजेपी विरोधी दलों को एक मंच पर लाने की कोशिश में है, लेकिन सियासी हसरतों से भरे विपक्षी दलों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाना इतना आसान भी नहीं होगा। एक सीट, एक विपक्षी उम्मीदवार और टिकटों का बंटवारा समेत विपक्षी दलों के सामने ऐसी कई जटिल चुनौतियां होंगी जिनसे निजात पाना आसमान में सुराख करने जैसा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज।
यहाँ तो सवाल इसी बात को लेकर उठ रहे हैं कि आखिरकार विपक्षी एकता संभव कैसे होगी। हालांकि नीतीश कुमार की तरफ से पुरजोर कोशिश इस बात को लेकर की जा रही है और यही वजह कि पिछले 40 दिन का वक्त हो गया, तमाम नेताओं से मुलाकात हो चुकी है। उम्मीद उनको इस बात को लेकर है कि तमाम बीजेपी विरोधी धड़े एक साथ एक मंच पर आएंगे और 2024 के चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। लेकिन ये संभव कैसे होगा, इसी पर हम चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित अतिथियों से। मेरे साथ ओमकार नाथ सिंह जी हैं, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। कुंवर अजय सिंह जी, जेडीयू प्रवक्ता, हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए पार्टी की प्रवक्ता संगीता शर्मा जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं और टीएमसी का प्रतिनिधित्व करने के लिए सुमित मेहरोत्रा जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और अब से कुछ ही देर बाद बीजेपी प्रवक्ता महेश वर्मा जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत मैं ओमकार नाथ सिंह जी आपसे ही करूंगा। बीजेपी विरोधियों को एक मंच पर लाना ये आसान होगा क्या? देखिए, जब बड़ा काम कोई करना पड़ता है तो दिल भी बड़ा रखना पड़ता है और दिल बड़ा रखने के समय में सबको एक साथ लेके चलना जो है, इसमें विपक्ष का अपना एक नैतिक कर्तव्य भी हो जाता है। क्षेत्रीय पार्टियों से राष्ट्रीय पार्टियों की मतभिन्नता होती है, तभी क्षेत्रीय पार्टियां पैदा होती हैं और तभी वो अपने क्षेत्र में जहाँ पर भी उनका प्रभाव रहता है वो वहाँ पे सफल भी रहती है। कुछ हद तक वो अपनी हाजिरी बनाए रखती है, कहीं कहीं सरकार भी बनाती है। ऐसा जितने भी क्षेत्रीय दल हैं लगभग सभी के पास ये ताकत है। लेकिन जब राष्ट्रीय स्तर पर कोई बात सामने आती है और जनता को फैसला करना होता है तो भाई अब जो है इस सरकार को हटाना है, तो निश्चित रूप से फिर वो सारे विपक्षी दलों को यह सोचने के लिए बाध्य करती है कि वो किसी भी तरह से राष्ट्रीय दल के साथ में आए और एक ब्रैकेट में सरकार की व्यवस्था करें। जैसे कि कांग्रेस पार्टी को जब एनडीए ने हराया था तो 23 दलों का गठबंधन था, कोई बहुत पहले से उनकी दोस्ती नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे सारी चीजें हो गई। कुछ मतभिन्नता होती है, कुछ वैचारिक मतभेद होते हैं और कुछ क्षेत्रीय मतभेद होते हैं, उसको बैठ के धीरे धीरे दूर कर लेंगे और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका लोग निभा रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने सबसे मुलाकात की है और सभी लोगों ने अपना समर्थन दिया है कि नहीं, विपक्षी एकता तो होनी ही चाहिए, इससे सबको बड़ा दिल रखना चाहिए। तो मैं समझता हूँ थोड़ी बहुत मतभिन्नता के साथ ये सारी चीजें हो जाएंगी तो समय आने पर सब इकट्ठा दिखेगा। नहीं तो ये बड़ा दिल रखना चाहिए, ये बड़ा दिल रखेगा कौन? क्षेत्रीय दलों को बड़ा दिल दिखाना होगा या फिर कांग्रेस इसको लेकर तैयार? सभी चाहे वो क्षेत्रीय दल हो चाहे वो राष्ट्रीय दल हो, कुछ तो त्याग करना ही पड़ेगा और तभी एक मंच बनेगा। जो कोई सोचे कि नहीं हम न त्याग करें दूसरा त्याग करे, ये संभव नहीं है और ये हो भी नहीं सकता। ठीक है, ये सबको ही कुछ न कुछ समझौते कि हमें अपने को झुकाना पड़ेगा और तब एक साथ सब लोग मिलकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार। चलिए ठीक है, लेकिन ये बातें सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन जब इस फॉर्मूलों को धरातल पर उतारने की कोशिशें होती हैं तब सारा खेल बिगड़ता हुआ भी कई दफे देख चुके हैं लोग और इसीलिए इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जो बागडोर नीतीश कुमार जी के हाथ पे सौंपी गई है, कुंवर अजय सिंह जी, आपको लग रहा है कि इस बड़ी अग्नि परीक्षा में सफल हो पाएंगे नीतीश कुमार? अच्छा जी, आपको ये देखना होगा कि माननीय नीतीश कुमार जी जो बिहार में सरकार चला रहे हैं ये महागठबंधन की सरकार है और बहुत सुटेबल तरीके से गांधी और नेहरू और जेपी के सपनों को साकार करते हुए पूरे विश्व में बिहार प्रदेश को अग्रणी बनाए हुए हैं। बिहार विकास के पथ पे आगे बढ़ता जा रहा है। तो जब हम बिहार में गठबंधन की सरकार चला सकते हैं, अपने सहयोगियों को साथ रख सकते हैं, तो पूरे देश में विपक्षी एकता को हम एकत्र क्यों नहीं कर सकते? हम सभी साथियों से मिलकर क्यों नहीं रह सकते? जी। रही बात सत्ताधारी दल की, तो सत्ताधारी दल उस तानाशाह की तरीके से है जो फूट करो और फूट करके राज करने वाली स्थिति में। ये तो विपक्षी एकता को देखकर ही हताश और निराश हो चुके हैं। 2024 की जगह बार बार कहते हैं खाली नहीं है और विपक्ष अड़ा हुआ है कि हम प्रधानमंत्री की कुर्सी को खाली करने जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा, अच्छा जी,
कि जब जब विपक्षी एकता की बात होती है, ये तानाशाह शासक हिल जाता है। ये सांप्रदायिक पार्टियां, इनके पेट में दर्द होने लगते हैं। अरे हम विपक्षी एकता तभी तो बनाएंगे, पहले हम आपस में बात करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, धीरे धीरे व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, आपसी सहयोग करेंगे, फिर सामंजस्य स्थापित करेंगे। अजय सिंह जी, तो हमारे लोग भी इस बात को लेकर विपक्षी एकता का कंफ्यूज हो जाते हैं ना, क्योंकि नेताओं के बयान बदलने में भी देरी नहीं लगती और समर्थन वाले दल बदलने में भी वक्त ज्यादा लगता नहीं है। तो लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि जिस गठबंधन को आज आप बड़ी ताकत के तौर पर बता रहे, बिहार का मैं सिर्फ जिक्र कर रहा हूं, उसी गठबंधन को कभी आपकी पार्टी के नेता कोसते थे कि भाई गलती हो गई। आईपीसी की धारा 92 के अनुसार बड़ी हानि को बचाने के लिए छोटी हानि की जाती है। ये सभी दल छोटे छोटे हानि अपने करने को तैयार हैं, क्योंकि इस समय देश पे आपत्ति आई हुई है, देश पे विपत्ति आई हुई है, अघोषित कर्फ्यू लागू है, तानाशाह शासक बेलगाम हो चुका है, हर विपक्षी पार्टियों को निरंकुश शासक की तरीके से कुचलना चाहता है। ये बात कम से कम आपने जो कही है, इस पर बाकी दलों का भी रिएक्शन जरूरी है कि जब बड़ी समस्या होती है तो छोटी छोटी कुर्बानियां तो दी जाती हैं। संगीता शर्मा जी, आम आदमी पार्टी वो कुर्बानी देने को तैयार होगी? देखिए अक्षय जी, आम आदमी पार्टी भी पहले से कहती आई है कि जो इस समय देश में परिस्थितियां चल रही हैं और जिस तरह से कोई भी विपक्षी दल हो उसको ये तानाशाह जो सरकार है वो निशाना बनाने की कोशिश कर रही है, और जिन जनता के मुद्दों को लेकर के इसने सरकार बनाई उस जनता के लिए वो काम ही नहीं हो रहे, चाहे फिर रोजगार की बात हो, किसानों की बात हो जी। तो जिस तरह से आज सत्ता दल का काम चल रहा है उसको देख करके सभी विपक्ष को एक होना पड़ेगा, क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए जरूरी है और जनता के लिए जरूरी है। और लोकतंत्र में देखिए जनता सबसे पहले है, जनता सर्वोपरि है। राजनीतिक पार्टियां तो आएंगी जाएंगी, लेकिन जनता की आज जरूरत बन चुका है कि एक विपक्ष साथ खड़ा हो और इस तानाशाह सरकार से निजात दिला सके जनता को। तो आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के साथ जाने में कोई गुरेज नहीं है, इसका मतलब? देखिए अक्षय जी, जब गठबंधन बनेगा, जो भी एजेंडा तैयार होगा, अभी चैनल पे बैठ के तो हम एजेंडा तैयार नहीं कर सकते। एक कार्यकर्ता के नाते कुछ अजय भाई बना ले या अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई बैठे हुए हैं, हम एक एजेंडा बना ले, ये यहाँ बैठकर तय नहीं होगा। जो भी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो बात करेंगे और एक एजेंडा बनाएंगे, और जो भी पक्षधर होगा, जिस तरीके से भी परिस्थितियां बनेंगी, अपनी अपनी बात रखी जाएगी और जिस पर भी सारी चीजें जो तय होंगी, सबकी सम्मति होगी, उस हिसाब से वो नहीं तो फिर ये माना जाए संगीता शर्मा जी, ये माना जाए कि अध्यादेश कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच की दूरी को खत्म कर सकता है? देखिए अक्षय जी, अध्यादेश तो अब आया है और विपक्षी एकता की बात उससे कहीं पहले से चल रही है, और नीतीश जी भी पहले से जो उन्होंने मुहिम छेड़ी है उसमें लगे हुए हैं और सभी नेताओं से मिल रहे हैं। आज माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जो अध्यादेश आया, माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जिस तरह से अध्यादेश से लाकर के बदलने की कोशिश की गई, वो आज आम आदमी पार्टी के साथ हुआ, कल किसी भी दल के साथ हो सकता है। और आप देखिए, दिल्ली है, ऐसा नहीं है कि कहीं भी कोई भी सरकार स्थिर है। 60 साल कांग्रेस ने अगर शासन किया तो आज बीजेपी है, दिल्ली में आज हम हैं, तो हो सकता है कभी जनता किसी और को मौका दे। तो अध्यादेश लाकर के जब ऐसे नियम लाद दिए जाएंगे जिससे जनता को परेशानी होगी, तो विपक्ष को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। और देखिए, अध्यादेश जो आया है, कांग्रेस ने ये नहीं कहा कि हम इसके खिलाफ हैं, अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि उन्होंने कहा हो कि हम आम आदमी पार्टी का साथ नहीं देंगे। जो भी उनके नेता हैं, शीर्ष नेतृत्व है, जो तय करेगा वो आपके भी सामने होगा और जनता के भी सामने। ठीक है, तो ये माना जाए कि नीतीश जी के सुर में सुर केजरीवाल इसलिए मिला रहे हैं क्योंकि अध्यादेश पर अगर कांग्रेस से समर्थन पाना है और मजबूती के साथ पाना है तो कम से कम फिर इस तरह की बयानबाजी तो करनी ही होगी। देखिए अक्षय जी, अरविंद केजरीवाल जी तो पहले से कहते आए हैं कि इस लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और जनता को बचाने के लिए तानाशाह जो सरकार है उससे मुक्ति चाहिए। तो सबको एक होना पड़ेगा, किसी बड़े काम को करने के लिए सबको एक होना पड़ता है। अध्यादेश तो आज आया है अक्षय जी, तो इसको इससे मिला देना कि अध्यादेश आया है इसलिए हम विपक्षी एकता चाहते हैं, ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी इससे पहले भी बात कर रही थी, और ये कोई आज नहीं है कि सिर्फ बीजेपी ने आज आकर के कोई काम कर नहीं। कंफ्यूजन इसलिए, संगीता जी, कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट होता है ना
जब आम आदमी पार्टी का एक प्रवक्ता कुछ और बात कहकर चला जाता है, दूसरा प्रवक्ता हिमायत करता है, एक विरोध करता है, एक कहता है छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला हुआ, हम तो छोड़ने वाले नहीं हैं, दूसरा पंजाब को लेकर जिक्र करता है। खैर मैं आऊंगा, ठीक है, नहीं विपक्षी एकता की कवायद है, अच्छी पहल है, एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए और कम से कम सत्ता पक्ष पर यह दबाव तो होना ही चाहिए। मैं सुमित मेहरोत्रा के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले महेश वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश वर्मा जी, विपक्ष की किलेबंदी कितनी बड़ी चुनौती बन सकती है बीजेपी के लिए? नहीं, विपक्ष जो है वो अपने आप में एक जो है इस देश के लिए एक चुनौती है। जो इस तरह के विपक्ष है जो सिर्फ इसलिए जोड़ तोड़ कर रहे हैं कि एन केन प्राकेन उनको जो है कहीं सत्ता में आना है। भाई कुछ तुम्हारे वोट, कुछ हमारे वोट, कुछ मिला के हम कुछ इस तरह से करके, जैसे कि अभी देखिए कि क्या हुआ, आपके पास जो है कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस मुद्दे को आप सामने रख के बात कर सके। आप मुद्दा विहीन अगर विपक्ष है कहीं तो उससे आप क्या उम्मीद रखेंगे? वो तो कह रहे हैं कि देश का लोकतंत्र बचाना है, इसलिए हम साथ आ रहे हैं। देश का लोकतंत्र कैसे बचेगा जब भ्रष्टाचार बिकेगा? एक आदमी जो है इस महल में, राजमहल में एक मुख्यमंत्री रहता हो, आप देखिए मतलब राजा भी फेल है वैसा। इतना तो निर्दयी राजा भी नहीं होगा जो पब्लिक का पैसा जो है इतना 150 करोड़ रुपए अपने घर पे रहने के लिए लगाता हो, और वो कह रहा हूँ कि मैं गरीबों का मसीहा हूँ। जो आदमी सत्ता में जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ इसी का नाम तो बहुरूपिया है, बहुरूपिया इसीलिए कहा जाता है। ठीक है अजय सिंह जी, आ रहा हूँ आपके पास। दूसरी बात कि अब आप मुझे देखिए, आज तक विपक्ष जब भी लामबंद हुआ, जिन चीजों को भी लामबंद हुआ, या उदय प्रकाश का संपूर्ण क्रांति हो, या द्रमुक आंदोलन हो, या मंडल कमीशन हो, जितनी भी चीजें हुई जिनके ऊपर एक कोई मुद्दे थे, कोई कारण था एकजुट होने का, यहाँ तो एकजुट होने का कारण साफ साफ जनता को दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि भाई कुछ वोट तुम्हारे, कुछ वोट हमारे, भाड़ में गई कि हमने तुमको क्या कहा था, तुमने हमें क्या कहा था। हमने ये थोड़ी कहा था कि हम जिंदगी भर जो है बच्चों की कसम खा के कहते हैं कि हम कांग्रेस से हाथ हाँ, 15 लाख के लिए भी जुमला लालू यादव जो है हमारे लिए अब अप्रासंगिक नहीं रहे। लालू यादव का भ्रष्टाचार, सजाए याफ्ता व्यक्ति का भ्रष्टाचार अब किसी को नहीं दिखाई दे रहा। उसके आगे जाके चादर फैला रहे हैं कि किसी तरह से जो है हमें हमारा शीश महल बचा रहे, हमारा राजमहल बचा रहे। अरे देश में क्या जनता इतनी अब मतलब कितना बेवकूफ बनाया जाएगा? कोई कारण होना चाहिए। नहीं महेश वर्मा जी, बंद होने की विरोधी दलों को, आप लोग भी तो कांग्रेस के विरोधी दलों को एकजुट लाने का प्रयास करते हैं। साहब हम किसी कारण, हम फिर अभी कह रहे हैं आपसे कि अगर कोई, आप आइए ना, मैं कह रहा हूँ विपक्ष के नाते हम लोग भी एकजुट होते थे। हम किसी कारण से होते थे, हम इसलिए नहीं होते थे कि हमें सत्ता हाथी आना था, या जनता को ठगना है, या जनता को ठग के हम कहीं सत्ता में आना चाहते हैं। जनता को ठग के अडानी को देना था। ठीक है अजय सिंह जी, आ रहा हूँ आपके पास। हेलो, क्या कह रहे हैं? नहीं वर्मा जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं अजय जी आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, मैं बहुत स्पष्टता के साथ एक बात कहना चाहूंगा, ये इस देश में जितनी टाइम आप या संपूर्ण क्रांति ले लीजिए, या उससे पहले द्रमुक क्रांति ले लीजिए, या महाराष्ट्र में जो है श्वेत क्रांति ले लीजिए, सरकारी संगठनों का। सर अब नीत और नियत की तो बात हो ही नहीं रही ना, अब तो बात चुनावी जीत तक सिमट गई है। ये चुनावी जीत कैसे हासिल होगी? अगर तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाती हैं फिर तो बड़ी अग्नि परीक्षा हो जाएगी बीजेपी के सामने। अरे भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि आमने सामने की लड़ाई उत्तर प्रदेश में हुई या नहीं हुई? तीनों पार्टियां इकट्ठी थी ना, बसपा, कांग्रेस और सपा। चले ठीक, आपको लग रहा है कि चाहे जितनी भी जोड़तोड़ की कोशिशें कर ली जाए लेकिन ये गठबंधन कामयाब नहीं हो पाएगा। ओमकार नाथ सिंह जी, गठबंधन नहीं, सबसे पहली बात की ये जो है ना, ये किसी भी तरह से ये ऐसे इसमें है ही नहीं, उनकी नीयत ही नहीं है। ठीक है, एक दूसरे को एक नहीं आप नियत पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि भाई सबसे पहले देश का लोकतंत्र बचाना जरूरी है। ओमकार नाथ सिंह जी, यही सवाल तो आप लोग कर रहे हैं कि देश में आवाज दबाने की कोशिश की जाती है, विपक्ष का गला घोटा जा रहा है। का मानदंड क्या है? ठीक है वर्मा जी, आऊंगा मैं, वर्मा जी आऊंगा ना। ये मानदंड जनता को अगर समझ में आ जाता है ना, तब उसका मैसेज सही पहुंचता है। ओमकार नाथ सिंह जी, देखिए, जब जनता को समझ में आया तो कर्नाटक में उसने इनको जवाब दिया।
और आज ये इतना घबरा गए हैं, इतना बौखला गए हैं जी। कि हमसे बार बार कहते हैं कि 60 साल में हमने क्या किया, 60 साल में हमने क्या किया, और 9 साल के अंदर इन्होंने क्या किया, 2 बार नोट बदल दिए। एक बार अभी 4 साल 5 साल पहले इन्होंने लीगल चेंजर जो इलीगल मतलब कर दिया, उसको 500 के और 1000 के नोट को, और अभी फिर 2000 के नोट को उन्होंने कह दिया कि अब ये 30 सितंबर के बाद नहीं चलेगा, इसको बैंक में जमा कर दीजिए। जिनको अपने शासन का ज्ञान ही नहीं कि कैसे शासन किया जाता है, ये क्या कर पाएंगे आप बताइए। जनता में कहाँ विश्वास है। और ये अभी तो 2000 का बंद कर रहे हैं, और आप जानते हैं कि घरों के अंदर जो गृहिणी होती है, जो बुजुर्ग होते हैं, कुछ लोग घर में पैसा बचा के रखते हैं, वो नंबर 2 का पैसा नहीं होता है, अपना पैसा बचा के रखते हैं। चलिए आप 2000 का बंद कर रहे हैं, अगर जनता ने 100 के नोट रखने शुरू कर दिए तब आप क्या करोगे? 50 के नोट रखने शुरू कर दिए कि भाई यही बचा के रखो। यानी चुनाव में नोटबंदी मुद्दा होगी इस बार भी? तो बिल्कुल होगी नोटबंदी मुद्दा, और कम से कम इलीगल चेंजर तो नहीं होगा ये। और फिर अगर उसको ही इलीगल चेंजर कर देंगे तो कितनी हत्याएं हो जाएंगी जिसका आप अंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, सुमित मेहरोत्रा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओंकारनाथ सिंह जी, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। टीएमसी की क्या भूमिका रहने वाली है? गठबंधन की पिक्चर साफ हो पाई पूरी तरह या भी कुछ पेंच बाकी हैं? मेहरोत्रा साहब। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज काम हो रहा है, विपक्षी एकता की बात हो रही है, बहुत अच्छी बात है। बीजेपी से लड़ने के लिए अगर सारे लोग एक होकर के एक प्लेटफॉर्म पे होकर के बात कर रहे हैं, अच्छी बात है ये, और करना भी चाहिए। हम ये कहते हैं कि अगर किसी चाहे राष्ट्रीय पार्टी को अगर आगे आके काम कर रहे हैं, चाहे नीतीश जी हमारे काम कर रहे हैं, एक अच्छी पहल हो रही है। इससे बीजेपी घबराई हुई है। क्या कि देखिए आप इनके बयान सुन लीजिए बीजेपी के कि नीतीश जी ने करा क्या है बिहार में, नीतीश जी को कोसने का काम करते हैं। नीतीश जी अगर इनके संग में होते तो आज ये कोस नहीं रहे होते। इनका काम ही यही है कि हमारे संग में रहोगे तो खुश रहोगे, नहीं होगे तो हमको कोसेंगे, या तुम्हारे पास सीबीआई ईडी वगैरह लगाएंगे। इनका केवल यही काम रह गया है। जनता के लिए उन्होंने जो वादे करे थे, उस वादों पे इन्होंने खरा नहीं उतरे। 2014 से इन्होंने बताइए कौन से काम करे। तो स्मार्ट सिटी का वादा करा था, आज एक स्मार्ट सिटी कहीं बनाई हो, एक कहीं बनाई हो, नहीं बनाई है। किसानों के लिए काम नहीं करा है, युवाओं के लिए काम नहीं करा है। काम किसने करा है? इन्होंने केवल हमारे दो के लिए काम करा है। नहीं मेहरोत्रा साहब, इस तरह के आरोप तो 2019 के चुनाव में भी लगाए गए थे, लेकिन जब परिणाम आए तो वो आप लोगों के दावे के उलट आए। नहीं, बिल्कुल आरोप जो हम लोगों ने लगाए थे, जनता को वो हमारी गलतियां नहीं समझा पाया। जनता समझ रही है ना, जनता समझ रही है, वो कह रहा है खिलवाड़ हो रहा है। आज 9 साल हो गए हैं, 9 साल में मिला क्या जनता को? क्या बताइए? महंगाई, बेरोजगारी, इसके अलावा कुछ मिला? चलिए 5 साल इन्होंने कहा 5 साल मन कुछ नहीं करा, फिर 5 साल और दे दिए, कुछ मिला? नहीं मिला। तो अब जनता ठगने का काम नहीं करेगी, केवल और केवल 24 में इन्हें भगाने का काम करेगी। चले ठीक, दोनों पक्षों की ओर से, यानी कि एक तरफ बीजेपी है, बीजेपी के साथ उनके सहयोगी यानी कि एनडीए गठबंधन, दूसरी तरफ महागठबंधन की जो तैयारी की जा रही, दावे दोनों के अपने अलग अलग हैं। लेकिन गठबंधन के सामने बड़ी चुनौती होगी कि एक सीट, एक विपक्षी उम्मीदवार, सीट शेयरिंग, इन तमाम मुद्दों से आखिर कैसे पार पा पाएंगे। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अभी तो शुरुआती लक्षण है महागठबंधन के, लेकिन क्या ये गठबंधन वाकई में आने वाले वक्त में एक मजबूत गठबंधन साबित होगा जो बीजेपी को चुनाव में शिकस्त दे सकता है? इन चुनौतियों से कैसे पार पा पाएंगे, इसी पर चर्चा कर रहे हैं सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मैं अजय सिंह जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले जो हम चर्चा कर रहे थे कि जो पार्टियां कांग्रेस से समान दूरी रखकर राजनीति करने में यकीन रखती हैं, उन्हें साथ लाना आसान होगा नीतीश जी के लिए? देखिए अच्छा जी, उत्तर प्रदेश में एक नारा चला था, मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। अभी हमारे मित्र जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इन्होंने बताया कि ऐसा हमने नहीं देखा गठबंधन। ये देखे हैं, इन्हें याद नहीं है। इनको उत्तर प्रदेश से मिले मुलायम कांसी राम और हवा में उड़ा करके जय श्री राम बोल दिए थे। चढ़ गुंडन की छाती में मोहर लगाओ हाथी पर, नारा तो ये भी जमकर उछला था। नहीं, आप सुन लीजिए, मुख्य नारा था मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गए श्री राम, और कल्याण सिंह की सरकार का सफाया हो गया। वही स्थिति 2024 में होने जा रही है। अच्छा। ये मात्र 30 सीट एक्स्ट्रा लेकर के देश में तानाशाही सत्ता अपनाए हुए हैं, सत्ता पे काबिज हैं और तानाशाही व्यवहार कर रहे हैं। बाकी सारी सीटें तो विपक्षी
दलों के पास ही है। और 30 सीटें तो इनकी बिहार में खत्म होने जा रही है। ममता दीदी बंगाल में खत्म करने जा रही है। ये तो प्रिडिक्शन है, कर्नाटक में तो अभी ये तो आप दावा कर रहे हैं, ये ये निर्वाचन आयोग की तरफ से मुहर तो नहीं है ना अजय सिंह जी। लेकिन सवाल ये है मुहर कि तो क्षेत्रीय किसी भी दलों चीज की भी का नहीं अपनी होता। महत्वाकांक्षाएं हैं। लेकिन ये जो जनता जो मन बना राजनीतिक लेती दल है। अपने राज्य में मुहर मजबूत है, किसी चीज का वो तो होता चाहेगा ना नहीं। कि उसको आगे आने का मौका मिले। संगीता शर्मा जी। जनता ने मन बना लिया है और साम दाम अर्थ दंड सर पहले तो विपक्षी समाज दल मन हो बनाएंगे चुका ना कि हम है। एक साथ आ पाएंगे और नहीं आ पाएंगे। कर्नाटक से जनता इनका तो महाराष्ट्र वोट के तय जरिए हो अपना गया। फैसला देगी। संगीता शर्मा जी, 2024 क्षेत्रीय दलों की अपनी में अपनी अब ये महत्वाकांक्षाएं सत्ता में हैं, आने वाले नहीं हैं। क्या वो महत्वाकांक्षाएं अच्छा हावी नहीं जी, होंगी? अच्छा जी, ठीक अजय जी, आऊंगा मैं अजय जी, आऊंगा। और भी जब बताना कोई चाहूंगा बड़ा बस काम एक करना सेकंड होता की है तो बात। महत्वाकांक्षाओं को पीछे आ रहा हूं नहीं अजय रखना सिंह जी। होता है। नीतीश शब्द भगवान कृष्ण का नाम है। हाँ। और महाभारत युद्ध में कहा गया था जहां कृष्ण वहां जय। अरे तो दावा तो नीतीश जी अरविंद ने केजरीवाल जी भाग करते लिया हैं कि मैं ही विपक्षी कृष्ण दलों को हूँ। एकत्र छोड़िए करने ना, का। इन बातों में कहाँ जा तो रहे हैं। विपक्ष संगीता शर्मा जी, विजय की ओर बढ़ता जाएगा। संगीता शर्मा जी, आपको नहीं लगता कि क्षेत्रीय दलों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, जो गलत भी नहीं है कि अगर जो राजनीतिक दल अपने क्षेत्र में, अपने स्टेट में मजबूत है तो वो क्यों समझौता करेगा सीटों से? आम आदमी पार्टी समझौता करेगी? दिल्ली में भले ही 7 सीटें हैं। देखिए अक्षय जी, जब एक बड़ा काम करना हो तो महत्वाकांक्षाओं को पीछे भी रखना होता है। और रही समझौते की बात, देखिए तो जब बैठ करके बात होगी, पटल पर जो आएगा उसके अनुसार जहां समझौता करना होगा वहां समझौता भी होगा, जो उचित होगा वो काम किया जाएगा। अभी बीजेपी के मेरे प्रवक्ता भाई कह रहे थे कि गठबंधन, तो देखिए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब 24 दलों को मिलाकर के सरकार बना सकते हैं और 5 साल सरकार चला सकते हैं। भारत देश में ऐसा नहीं है कि पहली बार गठबंधन पर अक्षय जी बात हो रही है, हमने पहले भी सरकारें देखी हैं गठबंधन की। और मैं आज भी बात करूं तो पिछले 5 सालों में 31 राज्यों में अक्षय जी विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसमें से 15 जगह बीजेपी काबिज है, लेकिन 9 राज्यों में इन्होंने गठबंधन से सरकार बनाई है। केवल 6 राज्यों में इनकी अपनी सत्ता है। तो ये तो हर जगह गठबंधन से सरकार बनाते हैं। क्या अभी मेघालय में 2 सीट से आपने क्या गठबंधन से सरकार नहीं बनाई? चुनाव में जिन्हें कोस रहे थे आप भ्रष्टाचार के नाम पर, संगमा जी को, उनके साथ जाकर के हाथ मिला करके सरकार बना लेते हैं। तो जो खुद गठबंधन कर करके सरकार बनाते हैं वो ये कहें कि गठबंधन साकार नहीं होगा या गठबंधन को सफलता नहीं मिलेगी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सवाल गठबंधन पर संगीता शर्मा जी नहीं है, आप समझ नहीं पाई शायद। सवाल गठबंधन पर नहीं है, गठबंधन के साथियों पर है जिनकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। सुमित मल्होत्रा साहब तो है ना हमारे साथ, उनकी पार्टी की मुखिया। मैं संगीता शर्मा जी आपको सुनाता हूँ, मैं संगीता जी सुनाता हूँ। नहीं, अच्छी बात है, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये समझौता कैसे होगा और समझौता कौन करने को तैयार होगा, कुर्बानी देगा कौन? सुमित मल्होत्रा साहब, ममता दीदी ने तो स्टैंड कायम किया था ना कि हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी 200 सीटों पर चुनाव लड़े और क्षेत्रीय दलों को जो मजबूत है अपने अपने स्टेट में, उनको आगे बढ़ने का अवसर दें। ये बात अभी भी लागू है या इस पर कुछ सहमति बन सकती है? देखिए, बीजेपी ने अपनी तरफ से एक स्टैंड रखा है, बात रखी कि 200 सीटों के आप मजबूत है, आप मजबूती से लड़ेंगे, बाकी क्षेत्रीय दलों को दे दी है। अभी तो ये बात रखी गई है, अपनी तरफ से बात रखी। तो अभी मैं समझता हूँ कुछ चीजें चेंज होंगी, सब लोग बैठ करके फॉर्मूला बनेगा और फॉर्मूला आप सबके सामने आएगा। बस भारतीय जनता पार्टी परेशान हो रही है कि दीदी ने 200 सीटों पर कहा है कि दीदी कह रही है हमें दे दो बाकी सीटें। हम कह रहे हैं जो जहां मजबूत है, हमने आज भी वही कह रहे हैं। अगर बंगाल में टीएमसी मजबूत है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी मजबूत है, बिहार में नीतीश जी मजबूत है, गठबंधन मजबूत है, तो उन लोगों को क्यों नहीं तवज्जो चाहिए? ठीक है, राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, मतलब तो ये हो ना कि कांग्रेस कुर्बानी दे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये इस समय कोई पार्टी की लड़ाई नहीं है, इस समय देश बचाओ की लड़ाई है, देश बचाना है। कोई केवल एक पार्टी की लड़ाई नहीं, की कांग्रेस की लड़ाई है, टीएमसी की लड़ाई है, आम आदमी पार्टी की लड़ाई है, समाजवादी किसी की नहीं है, पर्टिकुलर किसी की नहीं है, देश बचाने की है। इन झूठे मतदारों में जो हाथों में देश चल रहा है, 10 साल 12 साल चला रहे हैं, ये चला नहीं पा रहे हैं, देश को ठगने का काम कर रहे हैं। हम दो, हमारे 2 लोग। ठीक है, महेश वर्मा जी क्या जवाब देंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि विपक्ष जिस एकता की बात कर रहा है वो अपने आप में जो है एक बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती इस तरह से है कि जहां केजरीवाल है वहां कांग्रेस नहीं हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस के वोट से ही केजरीवाल बने हैं। ममता जो है वो कांग्रेस के वोट से बनी है। इसी प्रकार से आप देख लीजिए कि जेडीयू और आरजेडी
का आधार क्या है? वही मुस्लिम, वही दलित, वही यादव, वही ओबीसी। जो कांग्रेस का वोट हुआ करता था, उसी वोट के बलबूते पे ये रीजनल पार्टियां कहीं खड़ी हुई है। तो आज गठबंधन कर्नाटक में तो का आपने भी चुनाव देख सरकार लीजिए। चलाई ना, जेडीयू के साथ मिलकर। आपने अभी मुद्दा उठाया, सवाल किया कि इनकी चुनौती क्या है, ये क्यों नहीं इकट्ठे हो सकते हैं। आज ममता जी जो है वो जाने की हिमाकत क्यों नहीं की कर्नाटक? क्योंकि ये संदेश चला जाता टीएमसी के कैडर में कि हम कहीं कांग्रेस के साथ हैं। वोट शिफ्ट होता, तो अपने वोट के डर के मारे ये रीजनल पार्टियां कभी भी कांग्रेस जी जैसे मगरमच्छ से आम आदमी पार्टी का चिंता क्यों कर रहे हैं? आप अपने घर को देखिए ना, एक एक करके सारे घर से चले जा रहे हैं आप लोग। मेहरोत्रा साहब सुन तो लीजिए, उन्होंने धैर्य से आपको सुना, सुन लीजिए उन्हें भी, फिर आपके पास आऊंगा। मेरे घर की चिंता है, लेकिन अभी जो सवाल है मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। अब सवाल उठता है कि आप लोकतंत्र बचाने चले हैं, देश बचाने चले हैं, या मोदी सरकार का विरोध करने चले हैं? तो उसके लिए तो आपको लकीर लंबी खींचनी पड़ेगी ना। आप मुझे अगर हराना चाहते हैं 2024 में, तो उन मुद्दों के ऊपर, जिस मुद्दे के ऊपर आप कहीं चुनाव जीते कर्नाटक में, और वहां एक भ्रष्टाचारी आदमी को, वहां एक सजा याफ्ता अपराधी को महिमा मंडित किया जा रहा है, क्या मतलब बनता है? आप जिस बिहार में जो वहां पे भ्रष्टाचार और वहां अन्याय और व्यभिचार का इन लोगों ने जंगल राज का स्थापना किया, उनके साथ कौन हाथ मिला रहा है? अजय सिंह जी तो कह रहे हैं कि बिहार तो तरक्की के रास्ते पर चल पड़ा है तेज गति के साथ, और अब ये विकास रुकने वाला नहीं है, बीजेपी के बस की बात नहीं है। अगर अच्छा जी, मैं कह रहा हूँ कि आपको विकास की गंगा बहानी है, मिर्ची लग जाएगी। तो अजय सिंह जी आ रहा हूँ, आप ही का सवाल है। एक बड़ी पार देश का गृह मंत्री है, आपको प्लानिंग, प्रोजेक्शन और आपकी नीयत और देश का नीति गृह मंत्री है, कहीं ना कहीं आपको सामने रख के बात करनी होगी। चौकीदार बनता है। आपको ये नहीं है कि हम उसके पास जा रहे हैं, हम उसके पास जा रहे हैं, हम उसके पास, और डर और देश में भय शासक अजय सिंह जी आऊंगा, एक साथ बोलेंगे समझ नहीं आएगा ना, और कम से कम इतनी भाषा की मर्यादा रहे कि किसी के बारे में अगर हम बोलते हैं तो ऐसा ना हो कि कल को फिर साथ जाना पड़े, तो यही बयानबाजी आप लोगों के लिए गले की फांस भी बने। तो थोड़ा ठीक है, निशाना साधने के लिए तमाम शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा बचाव कीजिए। मैं माफी चाहूंगा, मैंने कोई ऐसे अपशब्द नहीं बोले। नहीं महेश वर्मा जी, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, ये आपसे मैंने नहीं बोला। आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर ओंकार जी मैं आपके पास। कभी अपनी मर्यादा को मैं लांघता भी नहीं। मैं जो भी बात कहता हूँ उसमें ये जरूर रखता हूँ कि भाई कोई भी आदमी अगर इसको सुने और समझे, मैं इसमें कोई गलत नहीं कह रहा हूँ कि आप लकीर अपने बढ़ा कीजिए ना, जनता के जन अपेक्षा पे खरे उतरिए ना, आप में दम है तो आप जीतिए अपने स्टेट में, अच्छी खासी आप अपना पार्लियामेंट्री सीट आप बढ़ाइए, तो समझ में आएगा ना। उसके बाद आपको जो करना है करिए, लेकिन अभी अगर आप चाहेंगे कि किसी तरह से इन लोगों को कहीं कांग्रेस इकट्ठा कर ले, तो ये जितनी भी पार्टियां हैं, कांग्रेस के वोट के बलबूते पे ही कहीं ये इनका निर्माण हुआ है। ये कभी नहीं चाहेंगे कि वो वोट शिफ्ट होकर कांग्रेस में चले जाए। चलिए, कम से कम बीजेपी को इस बात से लग रहा है कि जो दल कांग्रेस से टूट कर बने हैं वो एक साथ भले ही आ जाएं, दूरियां भले कम हो जाएं, लेकिन दिल किस तरीके से मिलेंगे। ओंकार नाथ सिंह जी अपनी बात भी पूरी कीजिए, लेकिन जो कुर्बानी की बात हो रही है, तो कुर्बानी तो सबसे ज्यादा फिर कांग्रेस को देनी पड़ जाएगी। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल जैसे राज्यों में कांग्रेस की हिस्सेदारी तो फिर सिमट कर रह जाएगी ना। कितनी सीटों पर चुनाव लड़िएगा? हम यूपी की बात कर ले पहले। अगर अच्छा जी, एक चीज जान लीजिए, जब देश की जनता बहुत समझदार है, जब चुनाव प्रदेश का होता है तो जनता उसके हिसाब से देखती है, और जब देश का चुनाव होता है तो जनता उसके हिसाब से देखती है। दिल्ली में आपकी सरकार थी, लेकिन लोकसभा के चुनाव में एक भी सीट आपको नहीं मिली। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, एक सीट मिली कांग्रेस को लोकसभा के चुनाव में। वही हाल मध्य प्रदेश में हुआ। जनता ने ये फैसला कर लिया था कि हमको बीजेपी की सरकार बनानी है, वो उन्होंने उसको बना लिया जी। लेकिन बीजेपी की सरकार जब बिगड़ी है, इसमें जो गड़बड़ी कर रही है, तो जिस तरह से
जनता को त्रस्त कर रही है और जिस तरह से नादिशाही दिखा रही है, उससे अब वही हाल जो है रिवर्स होने जा रहा है। सारे क्षेत्रीय दलों को एक साथ आना पड़ेगा, राष्ट्रीय पार्टी के साथ में समझौता करके चलना पड़ेगा। आप देखिए नादिशाही, आपको याद होगा जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर पहले भी थे और उन्होंने जीएसटी इंट्रोड्यूस की थी, सेंट्रल पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में उन्होंने बाकायदे जीएसटी का रात के 12 बजे जलसा किया था और जलसा करने के बाद उसमें जो बटन दबवाया था उस जीएसटी का, तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दबवाया था। आज जो है नए संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है, प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन कर रहे हैं, जहाँ पर उनका ऑफिस होगा। चले खैर नहीं, आपत्ति तो उस दिन को भी चुने जाने को लेकर है। सुन लीजिए, मैं एक ब्रेक लेना चाहता ऑफिस होगा, चेयरमैन साहब का भी ऑफिस होगा, वहाँ पे वो लोग स्वयं अपने ऑफिस का उद्घाटन करने जा रहे हैं, वहाँ महामहिम को नहीं बुला रहे हैं। उस सत्र का प्रारंभ ही तब हो पाएगा जबकि राष्ट्रपति जाके चले, इसलिए आपको लग रहा है कि देश का लोकतंत्र खतरे? देखिए अक्षय जी, कांग्रेस एक मुख्य विपक्षी दल है आज। हम देखें देश में तो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ही है। तो देखिए, कांग्रेस हो चाहे जेडीयू हो चाहे टीएमसी हो, जब विपक्षी एकता खड़ी करनी है तो सारे क्षेत्रीय दलों को एक साथ आना होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। भले ही राष्ट्रीय पार्टी का तमगा मिल गया हो, लेकिन आम आदमी पार्टी अभी भी क्षेत्रीय दल मानती है अपने आप को। मैंने ये कहा कि सभी क्षेत्रीय दलों को, मैंने ये नहीं कहा कि आम आदमी पार्टी आज क्षेत्रीय दल है। मैंने ये कब कहा अक्षय जी की आम आदमी पार्टी क्षेत्रीय दल है? मैंने कहा जो भी क्षेत्रीय दल है उनको साथ आकर के राष्ट्रीय पार्टियों को खड़ा होना पड़ेगा। आज आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, 2 राज्यों में हमारी सरकार है, और देखिए जो भी पटल पर बनेगा, जो भी एजेंडा तैयार होगा, जो भी रूपरेखा बनेगी, उसके अनुसार आगे चला जाएगा। सब अपने अपने विचार रखेंगे, सबको स्वतंत्रता है लोकतंत्र में। ठीक बात। चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेडीयू हो, टीएमसी हो और दल हो, वो सब अपने विचारों को रखेंगे और जिस विचार पर सबकी सहमति बनेगी वो काम आगे को किया जाएगा। तो देखिए, जो लोकतंत्र की बात है और जनता की बात है, तो सबसे पहले तो लोकतंत्र और जनता ऊपर है ना। जब लोकतंत्र बचेगा, जनता के काम होंगे, तभी तो पार्टियां भी जिंदा रहेंगी अक्षय जी। जब जिस तरह के आज बीजेपी काम कर रही है, अडानी अंबानी को बचाने का, जेपीसी ना बनाने का, सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश करता है तो उसके खिलाफ जाकर के अध्यादेश लाने का, पहलवान बेटियां धरने पर बैठी हैं ब्रजभूषण शरण जैसे लोगों को बचाने का, अपने ऑफिस 300 से ज्यादा ऑफिसों का पूरा निर्माण हो गया और अभी 700 बनने हैं। और जनता के लिए क्या किया आप बता दीजिए। एक यूनिवर्सिटी कहीं बनाई हो, एक बड़ा हॉस्पिटल एम्स जैसा कहीं बनाया हो। संगीता शर्मा जी, लोग आपकी बात पर यकीन क्यों करेंगे? लोग कहेंगे कि जिस पार्टी का जन्म कांग्रेस पर आरोप लगाकर हुआ, जो लिस्ट लेकर घूमा करती थी, वो आज समर्थन करके दुहाई दे रही है लोकतंत्र को बचाने की, तो लोग क्यों भरोसा करेंगे आप पर? अक्षय जी देखिए, लोग क्यों भरोसा नहीं करेंगे ये बड़ा प्रश्न है। जो लोग ये कहकर के आए थे 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, क्या उन्होंने दिया? जो लोग ये कहकर के आए थे कि महंगाई कम कर देंगे, माननीय नहीं, तो फिर इसको स्वीकार कीजिए ना कि कांग्रेस पर जो आरोप लगाए थे, संगीता शर्मा जी, फिर इस बात को तो स्वीकार करना होगा ना कि उस समय जो आरोप लगाए गए थे वो सिर्फ अपनी सियासत चमकाने की खातिर लगाए गए थे, बेवजह बदनाम किया कांग्रेस ने कांग्रेस को। क्या दिल्ली में हमारे पास पुलिस है? क्या दिल्ली में हमारे पास सीबीआई है? क्या हमारे पास ईडी है? हमारे पास तो ये एजेंसियां ही नहीं है अक्षय जी जो आम आदमी पार्टी कुछ करेगी। और देखिए, रही आरोप और प्रत्यारोप की बात, और जो आज की परिस्थितियां हैं वो जनता तय करेगी। क्या आज महंगाई से जनता नहीं जूझ रही है? आप एक पेंसिल ले लीजिए, उस पर टैक्स। आज क्या हाल देश में है, जनता इससे बखूबी देख रही है। और आप पुलिस की दुहाई दे रही है, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पर अधिकार आपके पास है। खैर, उस पर नहीं जाते हैं। मैं अजय सिंह जी आपके पास आऊंगा। क्या इस मजबूत महागठबंधन में, जिसको आप कह रहे हैं कि हम तमाम विरोधी दल एक साथ एक मंच पर आएंगे और बीजेपी को सत्ता से खदेड़ देंगे, क्या इस महागठबंधन में ओवैसी जैसे नेताओं की पार्टी के लिए भी जगह होगी? देखिए, जो भी पार्टियां जो अपने आप को विपक्षी दल समझती हैं, वो सभी पार्टियों के लिए विपक्षी एकता में जगह है। और रही बात, अच्छा जी क्यों न आवे, ये देश के जनता का आदेश है। लोकतंत्र को खत्म करने वाली तानाशाह शासक को सत्ता से दूर करने के लिए ये देश की जनता का आदेश है कि विपक्षी लोग एक साथ हमें और देश को इस अघोषित आपातकाल से बचाएं। नहीं तो नीतीश जी अब ओवैसी जी से भी संपर्क साधेंगे क्या अजय सिंह जी?
क्योंकि वो ममता इस बनर्जी, बात को देखिए, अरविंद केजरीवाल जी और तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। ये क्या इस लिस्ट में हमारे ओवैसी का नाम भी शामिल है? प्रधानमंत्री केवल मन की बात करते हैं, काम की बात नहीं करते। गृह मंत्री केवल झांसा देते हैं, उन्हें सुशासन से कोई मतलब नहीं। ये आरोप तो बहुत पहले से अभी लगते हमारी रहे बहन हैं, ने 2019 का भी बताया जिक्र कर चुके हैं। देश में ठीक, जंतर महेश मंतर वर्मा जी। पे पहलवान बेटियां बैठी हुई हैं, हाँ। और उनका सूद लेने वाला नहीं है। जो हाँ। बीजेपी का सांसद है, उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया, और पास्को एक्ट के तहत मुकदमा लिखे जाने के बाद भी आज वो खुलेआम घूम रहा है। ठीक है। वो चैलेंज कर रहा है। ठीक है, ये तमाम पहले मुद्दे जो आप कह रहे हैं कि ना, ये महिला मुद्दे बचाओ और हैं बेटी जो बचाओ जनता का, के जहन में असर डालेंगे। वर्मा जी क्या जनता को जवाब जो दीजिएगा? छलने की कोशिश महेश कर वर्मा रहे जी थे, वो कह रहे हैं कि जनता महंगाई इनके पर कोई साम काबू दाम नहीं है। अर्थ ठीक, अजय सिंह दंड जी विभेद आपका ही सवाल है। सबको समझ चुकी है। अब ठीक सर, इनके जवाब तो भाषण ले में लीजिए। आने वाली नहीं है। जवाब तो ले और लीजिए। 2024 में ये सत्ता से बेदखल होने वाले हैं। ठीक। विपक्षी एकता की सरकार बनने जा रही है। ठीक है, महेश वर्मा जी क्या कीजिएगा? जैसा अभी देखिए, अजय जो सिंह जी की सबसे तरफ बड़ी- से कहा जा रहा है कि तमाम वो विरोधी दल जो बीजेपी के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं, सबका स्वागत है, हम सबको साथ लेकर चलेंगे, और सीट शेयरिंग भी कोई मुद्दा नहीं है। वो कह रहे हैं कि मुद्दा है महंगाई, जो बीजेपी को भारी पड़ेगा, बेरोजगारी, जो बीजेपी की सरकार को सत्ता से बेदखल कर देगा। वो ये आरोप लगा रहे हैं कि तानाशाही चल रही देश में। देखिए, राजनीति में जो है ना, हम्म, एक ऊंचा मानदंड स्थापित करना हाँ, राजनीतिक हित में जो है, या जनहित में है, या देश हित में, या राष्ट्र निर्माण के लिए जो है, हाँ, वो बहुत जरूरी है। वो मानक अगर आप छोड़े, उससे इतर गए। आप देखिए केजरीवाल का, अन्ना को कहीं सामने लाए, बच्चों की कसम खाए, वेशभूषा ऐसा बनाए, लोगों ने उनको कहीं इस बात के लिए, कहीं उनकी इस बात पे विश्वास किया, और उनको भारी भरकम वोटों से जिता के और सत्ता में लाए, और दूसरी बार भी लाए। मेरा ये कहना है कि राजनीतिक सूचिता और नैतिकता, उसका भी आधार होना चाहिए राजनीति। देखिए, जैसे नीतीश जी की मैं बात कहूँ, नीतीश जी जब विधायक बने जी, तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के वो संयुक्त प्रत्याशी थे। यानी हमारा भी वोट लिए और जनता दल का भी वोट लिए, दोनों के वोट से वो विधायक बने। तो नैतिकता बस उनको ये करना चाहिए था कि भाई अगर आप कहीं विरोध करते हैं भारतीय जनता पार्टी का, अच्छा होता है कि उसका इस्तीफा दे के चुनाव लड़ते, विधायक बनते, उसके बाद फिर आप कहते कि हाँ, हम विरोध करने का हमारा आधार बनता है। चले, ये तो नैतिकता की बात आपने कही। इतनी नैतिकता राजनीति में आज की डेट में तो कम से कम नहीं दिखाई देती है। लेकिन सवाल ये है कि जनता के जहन पे ओंकार नाथ सिंह जी असर क्या पड़ेगा, क्योंकि विपक्षी गठबंधन की बात जैसे 2019 का बार बार जिक्र आया कि उस वक्त भी यही दावा किया गया था कि भाई हम सब तो एक हो जाएंगे और सत्ता से बाहर खदेड़ देंगे। गठबंधन हुआ भी, लेकिन नतीजा क्या रहा? उत्तर प्रदेश जैसे बड़े स्टेट में ये तो छिपा नहीं किसी से सर। नहीं, तब उत्तर प्रदेश में गठबंधन सपा और बसपा का था, कांग्रेस का नहीं। कांग्रेस अलग लड़ रही थी, सपा बसपा के साथ गठबंधन था। कांग्रेस अलग लड़ रही मैंने आपसे पहले बताया, उस समय जनता ने मन बना लिया था जी। अभी पहले पिछले अपने टाइम में मैंने यही कहा आपसे, उस समय जनता ने मन बना लिया था भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में वोट देना है। अच्छा। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी ने ये किया कि जब पहले नोटबंदी की तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 50 दिन का मौका दीजिए, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। और आज नवे साल में उन्होंने क्या किया, जिस नोट को इंट्रोड्यूस किया था उसी नोट को फिर बैन करने की बात कर रहे हैं। तो अब पहले सही थे या आप सही है, ये समझ में नहीं आ रही है बात। जनता ये जान गई है कि ये बहका रहे हैं, ये जनता को मूर्ख बना रहे हैं, और जनता बहुत मूर्ख बनने वाली नहीं है, क्योंकि सभी लोग के दिमाग में ये आ गया है भाई हम कौन सी चीज बचा के रखे। हर आदमी अपने भविष्य के लिए कुछ पैसा बचा के रखता है, कुछ घर में रखता है जिसकी तबीयत खराब होती है, रात बिरात हमें जरूरत पड़ जाए। जिस देश की आबादी 75% ही शिक्षित हो, 25% अशिक्षित हो, उस देश की आबादी से आप ये उम्मीद करें कि 24 घंटे डिजिटल ट्रांजेक्शन पर रहेगी, तो ये संभव नहीं है। और कोई भी भारतीय ठीक है, चलिए आप ये तमाम मुद्दे बता रहे हैं, लेकिन सुमित मेहता साहब एक फाइनल रिएक्शन, एक फाइनल रिएक्शन मैं आपसे जरूर चाहूंगा। जो ये दलित विरोधी इन जिन्होंने नीति अपनाई है, महामहिम राष्ट्रपति का अपमान किया है, जो
ठीक। संसद भवन को इन्होंने क्या क्या कहते हैं उनके जिसका उनसे विरोध विभाजन आपने न कराने किया। का फैसला किया है और वो भी बहुत जम ही के किया। निंदनीय कृत्य है। इसकी जितनी ठीक है, भी देखिए निंदा की जाए, आप लोग उसका खुद ही एक कहते हैं कि जनता जनार्दन है और देखिए, जनता जो भी समझदार है, संसद भवन, जनता को जब भी मूर्ख संसद बनाना में आसान शामिल नहीं है, है। तो राष्ट्रपति सुमित के मल्होत्रा अधिकार साहब, से स्थापित लेकिन विपक्ष और ये कवायद क्या वाकई में आपको लाता है कि रंग लाती दिखाई दे सकती है या नतीजा ढाक के तीन पात तो नहीं होगा? क्योंकि जैसे ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लागू होगा तब बात बिगड़ेगी। सुमित मल्होत्रा साहब, नहीं हाँ। अक्षय भाई देखिए, आज हालात देखिए देश के बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। और अगर अब विपक्षी लोग एक होकर के अभी भी काम नहीं करेंगे, अपने अपने व्यवहार करेंगे, तो फिर वही होगा कि बीजेपी फिर बन जाएगी, मोदी जी फिर आ जाएगी। और हम लोग को इस चीज पे नहीं करना है। भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि किसी तरीके से फूट पड़े, ये लोग एक होकर के काम नहीं कर पाते। देखिए उन्हें भी दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी को दिख गया कि ये लोग एक हो जाएंगे तो हम लोग हार जाएंगे, 101% हारेंगे। चले, यानी कि कुल मिलाकर विपक्षी दलों को डर बीजेपी का इस तरह से उनके मन में घर कर चुका है कि अगर सब एकजुट नहीं हुए तो फिर आगे राजनीति भी मुश्किल हो जाएगी। और तानाशाही के आरोप तो आप लोग लगा ही रहे हैं कि तानाशाही हावी हो जाएगी और तमाम विरोधी दलों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, समय का अभाव है। आप लोग खुद कहते हैं कि जनता जनार्दन है, जनता तो सब जानती है और जब मौका आएगा जनता अपने वोट की ताकत से अपना फैसला भी दे देती है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो विपक्षियों की तरफ से इस बात को लेकर कवायद जरूर की जा रही, लेकिन तमाम अड़चने हैं। हालांकि शुरुआती दौर में कुछ सफलता नीतीश कुमार को मिलती जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बाकी है। और क्या एक विपक्षी उम्मीदवार एक सीट, ये फार्मूला लागू होने में तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हो पाएंगी, इस पर अभी भी सवाल है। बहुत शुक्रिया एक बार फिर आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अब आप एपीएन न्यूज के लाइव ब्रॉडकास्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। हमारा पता है apnnews.in, कहीं भी और कभी भी।